नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आत्महत्या के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यदि भारत की बात करें और भारत में विद्यार्थियों की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की है। इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन 35 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। सोचिए कितना गंभीर विषय है ये। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में आज भी आत्महत्या, डिप्रेशन, मानसिक रोग इस पर उस तरह जागरूकता नहीं है जितना शारीरिक रूप से। इसको आज भी एक फितूर माना जाता है। तो इन सभी विषयों पर कि ये आत्महत्या बच्चे क्यों कर रहे हैं, इसका क्या समाधान है, इसके क्या लक्षण है, इन सब विषयों से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मीना मिश्रा जी, जो ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ के रूप में टाटा मेमोरियल अस्पताल, नानावती अस्पताल और फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में काम कर चुकी हैं। वर्तमान में वह अपने संगठन ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने काम कर रही हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। अभी मैंने आपको आंकड़े बताए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि राज्यसभा में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो उच्च संस्थान है जैसे IIT, IIM, NIT, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक में 61 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इतने बड़े उच्च संस्थान में पहुंचने के लिए हम कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है कि समाज के लिए, सरकार के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए? जो मेरा पहला सवाल उठता है कि इसके क्या कारण है और मतलब लक्षण क्या है, जो हमें पता चले कि ये बच्चा, ये विद्यार्थी या जो भी परिवार में कोई सदस्य इस तरह का है कि मानसिक रूप से बीमार है, उसके लक्षण विशेष रूप से हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और इसका कारण हम एक या दो शब्दों में नहीं दे सकते। एक्चुअली इसके बहुत लेयर्स हैं। परिवार से अगर हम शुरुआत करें, नहीं उससे भी पहले मुझे लगता है कि हमें इंडिविजुअल से ही, छात्र से ही शुरू करना होगा। जी जी जी। तो अगर आप देखेंगे तो आज के जमाने में लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। जब करियर चुनने की बारी आती है तो बच्चों को बोल दिया जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम या तो जैसे जो उनकी इच्छा रही वो नहीं बन पाए, तो बोलते हैं नहीं तुम डॉक्टर, इंजीनियर बनो क्योंकि मैं नहीं बन पाया। एक वो कारण होता है। दूसरा, या तो अगर उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें लगता है पड़ोसी के बच्चे ने जो किया आप वो करिए, वो कीजिए। या तीसरा कारण होता है, जो बच्चे आजकल काफी समझदार भी हैं और ऐसा भी मैं बोलूंगी कि थोड़ी सी वल्नरेबल स्टेज में होते हैं जिस समय करियर को डिसाइड करने वाली बात होती है, तो बहुत आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से वो प्रभावित रहते हैं। तो उन्हें दिखता है कि अच्छा आजकल पैसा कमाना, बहुत जल्दी कमाना, इसकी भी होड़ लगी हुई है, शॉर्टकट अपनाना। तो कौन सा ऐसा करियर है जिसमें कि इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी ज्यादा मिलेगा और हम जल्दी सेटल हो जाएंगे लाइफ में, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं, उनको हम इच्छा पूरी कर सकेंगे। तो ये इस तरीके के अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कारण होते हैं जिनको बच्चे एक आधार मानकर और अपने करियर को का चुनाव करते हैं। अब जब वो करियर का चुनाव करते हैं, इंसान में ये खूबी होती है कि अगर लग के किसी चीज में वो मेहनत करे तो उसमें ज्यादातर वो अच्छा कर ही लेता है, एग्जाम पास कर ही लेता है। अब एग्जाम पास कर लिया आपने, मेहनत करी जी। आजकल कोचिंग संस्थान भी खुल गई हैं, तो माँ बाप ने पैसा लगाया, अच्छी कोचिंग वगैरह करके जैसे तैसे पास तो कर लिया आपने। पर जब आप घुसते हैं अपने पसंद, आपको जो लगता है कि आपके पसंद की जगह, जैसे एम्स हो गए, IIT हो गया, बहुत मेहनत करना पड़ता है इन संस्थानों में आपको सबसे पहले तो एंट्री लेने के लिए। अब आप एंट्री ले लिए, तब आप आए अंदर और जब उसकी पढ़ाई शुरू होती है तब आपको कहीं से अंदर से लगता है कि ये तो मेरे लायक था नहीं, मुझे तो इसमें मजा नहीं आ रहा है, मुझे या समझ में नहीं आ रहा है, प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर हो रहा है। और उस चूंकि आपको वो करने में मजा नहीं आ रहा है तो आप प्रेशर भी नहीं हैंडल कर पा रहे हो। अब एक तो ये स्थिति, दूसरी स्थिति यह है कि आपस में जो आपको अंदर जो मनोविचार आपके चल रहे हैं उसको शेयर किससे करें। बहुत सारे बच्चे अधिकतर दूसरे छोटे छोटे शहरों से सिलेक्ट होके मेहनत करते हैं, सिलेक्ट होके बड़े शहरों में आते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल, फिर घरों से उठ के आप आते हैं बड़े शहर में और बड़े इंस्टीट्यूट में, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ तो घुसते ही आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बिल्कुल अपने परिपक्व हैं और अपने पैरों पे खड़े होंगे और आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, जबकि होता नहीं है। क्योंकि जिस एज में ये लोग सिलेक्ट होते हैं, 17-18 की उम्र होती है, 19 साल की उम्र होती है, घर से बाहर पहली बार निकले हैं आप और
इतना सारा प्रेशर, पढ़ाई का, खुद से जीने का, घर से दूर रहने का, जी। तो ये सारे प्रेशर जब बच्चे नहीं झेल पाते हैं तो वो किसी से कह भी नहीं पाते, डिस्कस भी नहीं कर पाते, क्योंकि डिस्कस करना भी जो है माना जाता है कि कमजोरी की निशानी हाँ, है। तो ये एक बहुत थोड़ा अच्छी सा बात अपना इम्प्रेशन भी जमाना होता है लोगों पे। लेकिन जब ये चीजें बहुत बढ़ जाती हैं तो उन्हें मतलब उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता सिवाय अपनी जिंदगी खत्म कर लेने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं इतना तो आ गया हूँ, पीछे नहीं जा सकता पर मैं आगे भी नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए, प्रेशर हैंडल नहीं होता। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे मजबूर होते हैं। और कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक भी होते हैं। हमारे देश में देखा गया है कि डिप्रेशन जो है वो बहुत अंडर रिपोर्टेड है। महिलाएं ज्यादातर, चूंकि जो गृहिणियां होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, पर वो कभी भी किसी भी मदद या स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाती, क्योंकि ऐसा करना उनके परिवार वाले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, अगर जी। वो खुद भी ये चाहती हैं कि मैं जाके कोई मदद लूं, तो एक तो या तो उन्हें पता नहीं होता, पता हाँ। भी होता है तो वो अगर बाहर जाएंगी तो जैसा आपने बोला ना, उन्हें पागल बोला जाता हाँ, है, पागल। दीवाना बोला जाता है, तो एक सोशल टैबू भी आ जाता है। तो जी। इसकी वजह से घुटते 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 आप खुद ही देखते हो कि एक 45 ईयर की जो महिला हमारे देश में है हाउसवाइफ, और वर्सेस अब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप कंपेयर करें तो दोनों में कितना फर्क, एजिंग जल्दी हो जाती है, दिखने लगती है हमारे यहाँ। तो ये जेनेटिक और या अनुवांशिक कारण भी एक होता है, और वो बच्चों में जाता है। तो ऐसे बच्चों में जिनमें जेनेटिक रीजन है, अगर वैसा एडवर्स कंडीशन उनके या विपरीत परिस्थिति उनके ऊपर पड़ती है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और अगर उसका सही समय पे, ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा एक दिन में डिसाइड करता है सुसाइड करने का, सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो जुड़ते 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 फिर अल्टीमेटली वो इतना एक्सट्रीम स्टेप लेता है। तो मुझे लगता है कि कारण जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला कारण होता है कि बच्चे के अंदर अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं, उसको समझना, उसको जानना और उसे गाइड करना कि सही समय पे और सही जगह वो पहुंचे। जैसे आजकल कदम हमारी सरकार ने भी उठाया है, ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर कॉलेज स्कूल में काउंसलर होने चाहिए। एक अच्छा स्टेप है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना भी बहुत जरूरी है इसके प्रति। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है। तो इसका मैम दूसरा सवाल यही है कि समाधान क्या क्या कर सकते हैं कि सरकार हो चाहे परिवार हो, यदि परिवार से शुरुआत की जाए तो परिवार सबसे पहले ऐसे बच्चों को या अपने परिवार के कोई और भी सदस्य हैं तो उसको कैसे पहचान करके उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए? देखिए, पहले ही बात तो शुरू होती है बच्चे और उसके माता पिता से। जी। शुरुआत तो वहीं से होती है। माँ बाप को अपने बच्चे पे ध्यान देना होगा, और अगर वो खुद इस बात में सक्षम नहीं, हर माँ बाप सक्षम नहीं होते कि वो सही तरीके से बच्चे को गाइड कर सकें, क्योंकि हर तरीके के एजुकेशन लेवल से या स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल तो स्कूलों में प्रोविजन है, और ऐसे विशेषज्ञों की आप जाके उनसे राय लें, बच्चे को दिखाएं। करियर काउंसलर्स भी होते हैं। इस तरीके से कम अगर करियर काउंसलिंग भी नहीं है तो बच्चे की रुचि किस में है, वाकई में उसके जो पर्सनालिटी है उसके अनुरूप उसका करियर का चुनाव होना चाहिए, ना कि उसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं उसके आधार पे चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्क्स तो, ये जो लाइकिंग होती है ना सब्जेक्ट की, अगर आपको थोड़ी देर में कुछ समय में समझ में आया, आपको अच्छे नंबर मिलने लगे, टीचर अच्छे मिले और आप उसमें आगे बढ़ते चले गए। ये जो डिप्रेशन होता है ना, मैंने बताया कि ये धीरे धीरे हावी होता है, और इंसान में गजब की टेंडेंसी होती है हर चीज में को एडजस्ट कर लेने की, लेकिन एक समय आता है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, और वो कभी कुछ लोगों में जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों में चलते चलते शायद मिडिल एज में आता है, और फिर वो ना उनके सिर्फ हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट उनके पारिवारिक संबंध को भी अफेक्ट करता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता। वो चाह के भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ उस जॉब को इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उससे पैसे मिल रहे हैं और उनका घर चल रहा है। जी। तो आगे चल के यही चीजें अवसाद में तब्दील हो जाती हैं, और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, हेल्प नहीं ली गई, तो सबसे पहले तो आएगी साइकोसोमैटिक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। आप चूंकि किसी काम को एंजॉय नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस लेंगे, तो वो स्ट्रेस जो है वो इसलिए नहीं कि आप काम नहीं कर पा रहे, इसलिए कि आप काम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपका आउटपुट जितना आना चाहिए काम को करने का, कम समय में ज्यादा आउटपुट तो आप तभी दे पाएंगे जब आपको मजा आ रहा हो काम करने में।
पर अगर वो आपके लिए एक बोझ की तरीके से है तो आप बहुत समय लेंगे उसी काम को करने में, और उसी जगह दूसरा व्यक्ति जो आपके कॉम्पिटिटर होगा वो आगे निकल जाएगा, तो उसका भी आपके ऊपर एक बर्डन बनेगा। तो ये धीरे धीरे चीजें अवसाद में तब्दील होती जाती हैं, और अवसाद की भी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। पहचानने के लिए अगर आप कुछ सामान्य लक्षण देखेंगे, अगर बच्चा जैसे उसको जो खाने की चीजें पसंद हैं, अचानक से आपको लगने लगा कि वो चीजें नहीं मांग रहा, उसको जो प्रोग्राम्स देखना पसंद है, दोस्तों से बात करना पसंद है, वो सारी चीजों में कमी आने लग गई है धीरे धीरे। अकेला रहना पसंद करता है, किसी से जिनसे पहले रोज बात होती थी अब धीरे धीरे उनसे कटने लग गया है। तो ये कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं कि जिनसे कि अगर माँ बाप इनको जानते होंगे ना तो वो पहचान लेंगे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है बच्चे के साथ, और माँ बाप की को ये अवेयरनेस दिलाना फिर सरकार की जिम्मेदारी आती है। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे कैंपेन्स या मुहिम चलाकर सरकार लोगों को अवगत कराए। हाँ, इसको नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं देखती हूँ बड़े बड़े स्टार हैं जो बहुत सालों बाद बताते हैं कि मुझे डिप्रेशन था, वो भी डरते हैं कि हमारे करियर में कोई इफेक्ट ना हो जाए, कि यदि मैं बता दूं कि अभी मुझे डिप्रेशन है तो कल मुझे फिल्म ना मिले। तो वो पिछले 5 साल 10 साल जब वो रिकवर हो जाते हैं, मतलब कुछ सक्सेस मिल जाता है, फिर वो बताते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब यदि सरकार यदि कैंपेन करे, इसको नॉर्मलाइज करे, तो मुझे लगता है कि बच्चों की या सभी लोगों की जान बच सकती है जो आत्महत्या लोग कर रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी मैम कि सिर्फ परीक्षा में विफल होने के कारण हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के 864 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया। बात है ना, इसमें देखिए परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो बच्चा है वो जिस तरीके के स्ट्रेस से, और आजकल तो कॉम्पिटिटिवनेस का दौर है, प्रतियोगिता हर तरीके की करना, मतलब स्कूलों में अगर आप जाके देखें तो छात्रों के ऊपर बहुत दबाव है। पढ़ाई के अलावा भी उनको और करिकुलर एक्टिविटीज में प्रमोट करने के लिए उसको भी पार्टिसिपेट करो, वो भी कंपलसरी है। कि अच्छी चीजें भी हैं, अच्छाई भी है, इसकी बुराई भी है। जो बच्चा तो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है, पर उनको भी जब पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा मजबूर किया जाता है तो वो उनके लिए स्ट्रेस पैदा करता है। तो माता पिता का अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो नहीं समझ पाएगा। उनका सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ जो एक कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, भले आप बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दोनों व्यस्त हैं, लेकिन कुछ समय दिन का जरूर रखें जहाँ पे बच्चे से आपको चर्चा करनी पड़ेगी कि दिन भर में उसके साथ क्या हुआ। आपको ये खुलापन थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा कि आप ये मत सोचे कि हमारे तो माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, हम नहीं बता। वो जनरेशन अलग था, हमारा जनरेशन अलग है, बच्चे का जनरेशन अलग है। तो उसके जनरेशन के हिसाब से माँ बाप को अपने को ढालना पड़ेगा कि वो खराब से खराब चीज भी अगर करके आता है तो वो बहुत ही सहजता से अपने माँ बाप को इसको बता सके। इतना ओपननेस रखना बहुत जरूरी है रिलेशन में। तो बहुत समय की जरूरत नहीं होती है, दिन के आधे घंटे भी अगर आप बैठ के अपने बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, ये जो आप सुसाइड के केसेस समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। बहुत हद तक 1% फिर भी होते हैं जो पैथोलॉजिकल बोलते हैं तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट इस तरीके से जो होते हैं ना, जहाँ पे बच्चे घुटते रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पाते, कि अपने मन की बात नहीं बता पाते, उनको ये बच्चे यहाँ तक सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को बहुत दुख होगा अगर हम ये बताएंगे, जिनके लिए वो सोच रहे हैं। और जब वो कदम ऐसा उठाते हैं उस समय उनके लिए ही नहीं सोचते, मतलब उनके हिसाब से तो वो पेरेंट्स को इससे मुक्त कर देंगे, मुक्त करना चाहते, शायद वो आगे चल के बदनामी में कन्वर्ट हो जाए तो पेरेंट्स को बहुत दुख होगा, ऐसा सोच के वो स्टेप लेते हैं। बट ये छोटा सा मुझे लगता है जो पेरेंट्स के लेवल पे स्टेप होगा ना, ये बहुत कारगर साबित होगा। और इसी की आजकल बहुत कमी है, क्योंकि हर पेरेंट में डबल इनकम है। ये बहुत बड़ी माँ भी जाती है काम पे और फादर भी जाता है, बच्चा पीछे से अकेले रहता है या नानी के भरोसे रहता है। तो ये दूरियां आती रहती हैं, क्योंकि आपने बचपन से ही आदत नहीं डाली है अपनी, पेरेंट्स की मैं बोल रही हूँ, आपने ही आदत नहीं डाली अपनी बैठ के बच्चे का ध्यान देने। तो ये छोटा सा स्टेप है जो पेरेंट के लेवल पे होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि ये जो लक्षण है, जिसमें कि जिन चीजों को वो पसंद करता था अब नहीं करता, म्यूजिक सुनना पसंद था नहीं सुन रहा है, लोगों से कटने लगा है, ज्यादा सोने लगा है, ज्यादा खाने लगा है, अच्छा ये भी या फिर बिल्कुल ही नहीं खा रहा है। तो यानी कुल मिला के जो उसका नॉर्मल बिहेवियर था उससे अगर कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे माँ बाप को सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ बच्चे के साथ इस समय चल रहा है, और बैठ के बात करना बहुत आवश्यक है। अगर वो खुद बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, तो एक बाहरी हेल्प आप लीजिए। साइकोलॉजिस्ट होते हैं
यानी मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक लोग जो होते हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, आप वहाँ पे जाइए, बच्चे से भी वो बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, और ये जो बातचीत से बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल के आएंगी। अच्छा, अब ड्यूरेशन का भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई भी इस तरीके का जो चेंज है वो करीब 1-1.5 महीने से ज्यादा का हो गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आपने समझा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी वो बच्चे में वो चेंजेस रिवर्ट नहीं हुए और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में तो जरूर हेल्प लेनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपको पहले असेस करेगा, ना कि साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ दवा लिख देंगे। दवा से को शुरू करने से पहले बेहतर है कि एक मनोवैज्ञानिक को असेस कर लेने दीजिए। अगर उसको लगता है कि दवा की जरूरत है अभी इस केस में, तो वो जरूर साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं या मनोचिकित्सक को रेफर करते हैं। तो इसलिए पहले मनोवैज्ञानिक के पास हमें जाना चाहिए। 1.5 महीने की अवधि होती है वो, अगर 1.5 महीने से ज्यादा तक ये लक्षण हैं तब तो हेल्प की जरूरत है और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत। लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माता पिता दोनों वर्किंग है और उनकी खुद के माइंड में ऐसा मतलब एक तरह से कि भाव है कि हम जो कर रहे हैं बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम पैसा, मोबाइल, घर, सुख सुविधाएं दे रहे हैं। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाती। उनको लगता है कि हम तो इतना काम कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ हमारे पास ग्रैंडफादर नहीं होते, ग्रैंड मदर नहीं होता, ऐसा गाँव नहीं होता, समाज नहीं होता, तो बच्चा ज्यादा बात नहीं कर सकता, चाहे नैनी है कुछ भी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपसे इसमें ओपिनियन चाहूंगी कि ये जो हमारा सोचना है ना कि बच्चों पे दबाव तो हम डालते ही हैं, साथ ही यदि बच्चा किसी परेशानी को एक तो पहले बताता नहीं है डर से, दूसरा यदि बता भी देता है तो माता पिता को लगता है दिमाग का फितूर है इसका, ऐसी है, टेंशन किस फील्ड में नहीं होती। टेंशन को वो ये नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, स्कूल में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, टीचर से प्रॉब्लम हो रहा है, या सब्जेक्ट है जो आप ले रहे हो उसमें कोई समस्या आ रही है कि वो किसको कहे, टीचर से कहे कि माता पिता से कहे। कई बार कहता है, कई बार नहीं कह पाता। तो ये गैप को जो कम करने की क्या स्थिति है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये एक्चुअली ये मूलभूत परेशानी है। हम क्या करते हैं कि आजकल जो हम सुख सुविधा बच्चे को दे रहे हैं और उसके लिए जो हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस यही एक जरूरी चीज है और इसके बाद तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाएगा। हमने उसके अच्छे स्कूल में डाल दिया, फर्स्ट क्लास स्कूल में डाल दिया, उसको सारा जो पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमने तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, अब वो अपने आप बड़ा हो जाएगा और अपने आप सीख लेगा। तो ये बात तो सही है कि देखिए, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज अब रहने लग गई हैं, तो इसलिए साथ में तो कोई नहीं रहता है। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए हैं, इसलिए उनका बिजी होना, काम पे जाना आजकल शायद ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी, क्योंकि आर्थिक रूप से अपने को अगर सुदृढ़ करना है तो वो उसकी भी जरूरत है। पेरेंट्स, अब जो बच्चे हैं ना, वो भी थोड़ा सा पहले से ही एक कह लीजिए एक लेवल अप है पेरेंट्स के मुकाबले। पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल की अपने बचपन में, उसी उम्र में, वो आज के बच्चे नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब हमारे जमाने में गर्मियों के समय में कूलर होता था, एसी का नामो निशान नहीं था। हम लोग एसी कोच में ट्रैवल कभी नहीं किए थे। एरोप्लेन में ट्रैवल करना हमारे लिए लग्जरी से भी सुपर लग्जरी होता था। आज का जो, अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं तो उसे बचपन से सेकेंड एसी में ट्रैवल करना या फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना आता है। तो आज वो अगर नॉर्मल कोच में जाके बैठेगा तो क्या वो बैठ पाएगा? परेशानी नहीं बैठ पाएगा। तो हम चूंकि अपनी सुविधा के लिए बच्चे को भी वो सुविधा दे रहे हैं, तो जो फाइट करने की जो टेंडेंसी होती है या लड़ने की या तकलीफों को कहते हैं ना झेलने की जो अंदर से आपकी वो स्ट्रेंथ बनती है, वो बच्चों में नहीं है। उसका कारण ये है कि पेरेंट्स भी ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तो ये जो अल्टीमेटली, मैं तो मतलब मुझे पता है बहुत सारे माँ बाप मुझे जब ये सुनेंगे तो दोष देंगे, लेकिन नहीं, असलियत तो यही है। देखिए, शुरुआत तो घर से ही करनी है और शुरुआत पेरेंट्स से ही होगी। पेरेंट्स ही बच्चे के अंदर वो बीज रखते हैं। अगर वो खुद ही जागरूक नहीं होंगे, इस बात को नहीं मानेंगे कि हाँ उन्हीं से गलतियां हो रही हैं, तो वो बच्चे को आगे नहीं ठीक कर सकते। तो चाहे बच्चे को टाइम देने की बात हो, चाहे उसको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने की बात हो, ये सारी शिक्षा तो घर से ही मिलेगी। स्कूलों में तो सिर्फ पढ़ाई होती है, सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। वहाँ अगर हम ये सोचें कि वहाँ पे जाके बच्चे को ये सब चीजें या गुण सिखाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़े, उसकी ट्रेनिंग उसको वहाँ मिलती है। अगर कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ या इनर स्ट्रेंथ है, तो वो आता है ट्रेनिंग से, और
वो आता है पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप बच्चे के साथ है, जब वो स्ट्रांग रहेगा तो बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। उसको मालूम है कि मैं कुछ भी गलती कर लूं तो मेरे पेरेंट्स हैं ना मेरे लिए। अगर वो फीलिंग बच्चे में नहीं आ रही है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा, और फिर जो आप कह रहे हैं ना कि सुसाइड्स होते हैं या डिप्रेशन बढ़ जाता है, ये उन कंडीशंस में होता है। और समस्या जो बच्चों में देखी जा रही है वो अब तो मैं कह सकती हूँ कि नवजात शिशु से ही स्टार्ट हो चुकी है कि मोबाइल एडिक्शन। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके बाद फोन मिल जाता है, और हमें पेरेंट्स को लगता है कि हम बिजी हैं, हम तो काम कर रहे हैं, थोड़ी देर देख लेगा बच्चा तो क्या होगा। तो इसके लिए आप पेरेंट्स को कहें कि क्या करना चाहिए और कैसे इसका निदान करें इस युग में, क्योंकि मोबाइल हम ऐसा तो नहीं है कि बड़े बच्चों को नहीं देंगे, देना तो पड़ता ही है। तो उस तरह किस तरह कंट्रोल करें और स्टार्टिंग से उसका क्या निदान करें? देखिए प्रेरणा जी, फिर बात वहीं आ जाती है, मोबाइल को पेरेंट्स अपना सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते, और हो यही रहा है। बचपन से ही अपना सब्स्टिट्यूट, अपना छाया बना देते हैं कि मैं नहीं हूँ तो मोबाइल दे दें, बच्चे का ध्यान लगा रहेगा, वो रोएगा नहीं, वो बिस्तर से उतर के कहीं जाएगा नहीं, तो सेफ रहेगा। तो वो जो चीजें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स को ही नहीं पता है। पर ये पता कब चलता है, जब बहुत प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, जब बच्चा जिसको आपने थोड़े समय के लिए मोबाइल दिया था, जब वो पूरे टाइम मोबाइल अपने पास रखने लगता है और पेरेंट्स को काटने लगता है जी, तब पेरेंट्स को डर लगने लगता है कि अब कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब इसको ठीक किया जाए। पर तब तक तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी होती है। इसलिए जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स का ये जो कहते हैं ना, समय देना बहुत जरूरी है, और कम से कम मोबाइल तो मत दीजिए, खिलौने दीजिए। जो छोटे खिलौने होते हैं उसको लीजिए, वो बच्चे को बहला के रखेंगे। आप बच्चों के सामने, जैसे नवजात शिशु की बात आपने की, तो पेरेंट्स को या माँ को खासकर, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसके सामने मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप उसको एक्सपोजर ही मत दो इतने छोटे बच्चे को। आपको बात भी करनी है तो दूसरे कमरे में जाके बात करिए। बच्चे के सामने मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि वो देख रहा है, और वो जो बच्चे का माइंड होता है वो बहुत तेज होता है। हमें ये लगता है कि इसको क्या पता है, बट वो बहुत रॉ माइंड है और बहुत तेजी से ग्रास्प करता है चीजों को। इसलिए आप ये देखेंगे कि एक माँ जो है जितनी तेजी से स्मार्टफोन नहीं चलाते, उससे तिगुनी तेजी से बच्चा जो है फटाफट यूज करता है। तो ये तो बात सही है कि मोबाइल जो है आपकी सुविधा के लिए लाया गया, बट हमारी कहते हैं ना, इंसानों की ये खासियत होती है कि जो अच्छी चीज होती है ना उसको भी हम बुरे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका मिसयूज कर लेना। तो मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है और हमें उसको उसी के लिए रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आप छोटे बच्चे को आप मोबाइल नहीं देंगे, आप उसको खिलौना देंगे, आप उसको किताबें दीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स दीजिए, ये कुछ भी दीजिए, लेकिन आप मोबाइल मत दीजिए। और ये तो जो कहते हैं ना, ये निर्णय तो पेरेंट्स को ही लेना होगा, उनके अलावा कोई नहीं ले सकता ये निर्णय। टीवी भी एक माध्यम है, तो टीवी का भी टाइम आप रिस्ट्रिक्ट करिए। बहुत ज्यादा अगर आप बच्चे के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो हो सकता है कि वो पड़ोस में खेलने जाए तो वहां बैठ के देखे। तो उससे बेटर है कि वो क्या देख रहा है वो उसका आपको पता चलना चाहिए। तो उसके लिए अपने घर में आप एक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि इससे इतने से इतने बजे तक ही टीवी चलेगा। बहुत छोटे बच्चों के लिए आधे घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये उनके ब्रेन को अफेक्ट करता है। खासकर जो कार्टून्स हैं, जो कार्टून्स और वो भी बाहर के जो कार्टून्स हैं, और उसमें अगर आप देखिए जो हिंदी भाषा में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हिंदी तो की भाषा की शुद्धता ही नहीं होती, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है उन कार्टून्स में। और दूसरा ये कि कार्टून्स में ये देखा गया है कि जो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ये जो स्पीड होती है ये ब्रेन को आपके स्ट्रेस में लेकर आती है, और इसीलिए बच्चे का जो अटेंशन है ना उसकी प्रॉब्लम होने लगती है। ज्यादा बचपन से पढ़ाई जब उसने शुरू की 3 साल से पहले, अगर आपने मोबाइल उसको दिया है बहुत ज्यादा, तो आप देखिएगा कि पढ़ाई में उसका फोकस नहीं रहेगा। जब वो अपनी स्टडीज शुरू करेगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, तो वो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, फोकस की प्रॉब्लम आएगी। तो ये बचपन से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो रेगुलेट करना माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। बचपन में तो मैंने बता दिया, आधा घंटा से ज्यादा नहीं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे उसका नर्वस सिस्टम मैच्योर 7-8 साल में हो जाता है, बोलते हैं। आप 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, तो आप आधे से 1 घंटा तो वो डिसाइड कर ले कि उसको मोबाइल में गेम खेलना है, टीवी देखना है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा, उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। उससे जो आईसाइट पे भी फर्क पड़ता है अगर बहुत ज्यादा देखते हैं तो। मान लीजिए अगर मोबाइल आप दे रहे हैं तो
उसमें आपको रात में स्पेशली उसका ब्लू लाइट वाला जो फीचर है उसको ऑन कर लेना चाहिए, जिससे आंखों पे ज्यादा जोर ना पड़े। अब आते हैं मोबाइल देने की बात। जी। तो अगर आपको मोबाइल देना भी है तो कम से कम बच्चा 16 साल का तो हो, और उसको मोबाइल देने से पहले जो साइबर बुलिंग है, वहाँ पे साइबर फ्रॉड है, कैसे बच्चों का गलत फायदा उठाया जाता है, तब उसके बारे में उसको पूरी जानकारी ना हो तब तक बच्चे को फोन नहीं देना चाहिए। और ये समझ 15-16 साल में ही आती है, उससे पहले नहीं आती है। अगर आप उसको फोन दे भी रहे हैं तो एक तो पूरी कोशिश करें कि उसमें जितने भी फिल्टर्स आप डाल सकते हैं डालें, क्योंकि बहुत तरीके के अप्रासंगिक चीजें भी आ जाती हैं उसमें, तो उसके लिए कुछ फिल्टर्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। बट मैं ये भी मान सकती हूँ कि हर माँ बाप इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो इसको करने में सक्षम हो, तो उसके लिए तो बेस्ट तरीका यही है कि आप 16 साल से पहले तो मत दीजिए। और अगर देना भी पड़े आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए कि आप दोनों काम पे जाते हैं और पीछे से अगर फोन करने की बात है तो एक जो सिंपल फोन आता है ना, बेसिक फोन, वो दीजिए आप। स्मार्टफोन ना दीजिए, किसी को ब्लेम में वो नहीं कर सकते सिवाय अपने। कोटा में जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं, एक तरह से कोटा आत्महत्याओं का केंद्र बन गया है। सरकार को इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्कूल जो है वो आपको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में 4 से 5 घंटे के लिए ही जाता है, उसके बाद वो घर में ही रहता है पूरे दिन। तो जो चीज घर से शुरू होगी वही चीज स्ट्रांग रहेगी, वही मजबूत रहेगी। बाहर उसको आप कहते हैं ना और बल दे सकते हैं, एक अच्छे स्कूली शिक्षा के द्वारा उसको और बल मिल सकता है, लेकिन जो चीज घर से और माँ बाप से शुरू होगी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और बच्चे को ये समझाना, जैसे देखिए जो वार्तालाप होता है माँ बाप और बच्चे के बीच में, वो एज के हिसाब से बदलता रहता है, उम्र के हिसाब से। बच्चा जब टीनेजर हो जाता है 13, 14, 15 साल का, तो उसके कुछ जिज्ञासावश कई सवाल होते हैं। तो अगर माँ बाप उसको बोल देंगे कि अरे ये गंदा है, ये नहीं पूछो, ये गंदगी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर वो उसी जानकारी को गलत माध्यम से लेगा और गलत तरीके से लेगा। और जब ये चीज गलत तरीके से लेगा तो फिर जो क्राइम्स आप देख रहे हैं सोसाइटी में, एक मेंटली अनहेल्दी एटीट्यूड जो यही बच्चे जब बड़े होके और युवावस्था में जाते हैं, बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिसेस आप उसका बढ़ावा देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी क्योंकि वार्तालाप नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। और सबसे अच्छे काउंसलर्स पेरेंट्स बन सकते हैं बच्चों के, उनसे अच्छा काउंसलर कोई नहीं। फिर वही बात आती है कि कोटा में जो आपने बोला कि क्यों सुसाइड हो रहे हैं, कोटा में हर तरीके के बच्चे जाते हैं। एक एवरेज परफॉर्मर भी वहाँ पे जाता है, क्योंकि माँ बाप का ये दबाव होता है ज्यादातर, या खुद का बच्चे का शायद कहीं से उसने लिया होगा कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो इन जो भी कारण है, वो शायद ओरिजिनल कारण नहीं होता उसका कोटा जाने का, पर जब वो वैसे वहाँ पे जाता है, देखता है, जो प्रेफरेंस तो देखिए वहाँ पे परफॉर्मेंस को मिलेगी, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि उसके जो टॉप रैंक के बच्चे हों वो अच्छा परफॉर्म करें और टफ करवाते हैं। हर बच्चा कोप अप नहीं कर पाता। फिर वही बात आ जाती है कि आप घर के एक कहते हैं लाड़ प्यार वाले माहौल से निकल के सडनली आप आ गए बिल्कुल स्ट्रिक्ट माहौल में, जहाँ पे कोई आपका नहीं है, एकदम आप नए हो, फ्रेंड्स बनाने में भी टाइम लगता है और सब अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। तो जो बच्चे कोप अप कर ले जाते हैं वो तो आत्महत्या नहीं करते, पर जो कोप अप नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ना वो पेरेंट्स के पास जा पाते हैं, ना वो इधर कोचिंग संस्थानों को कुछ कह पाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। और आसपास अगर उनके फ्रेंड्स भी होते हैं तो वो भी तो ऑलमोस्ट उन्हीं के एज ग्रुप के हैं ना, हर कोई कितनी मदद कर पाएगा। और बहुत बड़ा जो कारण जो होता है वो ये है कि आपने अपने जो आपकी पर्सनालिटी है उसके विपरीत आपने चॉइस किया है, और आपको ये समझ में आने तो लगता है बच्चे को, क्योंकि परफॉर्मेंस वो नहीं हो रही है। अगर कोई बच्चे का वाकई में ये डॉक्टर या इंजीनियर बनने का होता है तो वो उसको तो और मजा आता है वहाँ पे जाकर, पर अगर नहीं आ रहा है वही फिर वो ऊहापोह में रहता है। शिक्षक और जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, क्या इनकी भी कुछ आप मानती हैं कि है प्रॉब्लम्स की, इनका दबाव बनाना? नहीं है, मैंने दबाव तो देखिए बनाएगा, हर कोई बनाता है, अपने यहाँ का रिजल्ट बेहतर से बेहतर करना है, उसको दिखाना है। यहाँ तो फिर बिजनेस आ जाता है। हम उसकी बात नहीं करेंगे कि कौन बिजनेस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जी, जी, जी। हमारी तो बातचीत हो रही है कि बच्चा या उसके पेरेंट्स अपने लेवल पे क्या कर सकते। तो बच्चों का ये पता करना बहुत जरूरी है कि उनकी काबिलियत किस क्षेत्र में है, उनकी पर्सनालिटी किस तरह के करियर के लिए सूटेबल है। तो इसके लिए जैसे हमारी संस्था ने एक काम शुरू किया
था जिसे कहते हैं 4D ब्रेन एनालिसिस या ब्रेनोस्कोप। तो इसके द्वारा इसमें हम 4 तरह टेस्ट करते हैं, जैसे EEG ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करता है, और DNA करते हैं, बायोलॉजिकल, और एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस। ये चारों टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट बनती है, फिर हम पेरेंट्स और उनके बच्चों के साथ बैठते हैं और बताते हैं कि इस बच्चे का रुझान जो है वो उसकी पर्सनालिटी के अनुरूप किस तरह का ब्रेन वायरिंग है, जिसके हिसाब से वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जा सकता है। उसी का इस्तेमाल करते हुए उसको उसी क्षेत्र में डालें। जरूरी नहीं कि हर बच्चा मैथ्स में जो अच्छा हो वो इंजीनियर बनने के काबिल हो, वो उससे कुछ और बड़ा कर सकता है। ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये स्कूल लेवल पे जब बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे लाने का हम खासकर प्रयास कर रहे हैं, स्कूलों में बात भी कर रहे हैं कि स्कूल लेवल पे ही इसको करा लिया जाए। ये थोड़ा सा होलिस्टिक ये टेस्ट है, साइंटिफिक है बिल्कुल। अच्छा। और इसमें ये पूरे सारी चीजें बताई जाती हैं, मतलब अगर आपका क्या इनबॉर्न पोटेंशियल है और आज की डेट में आपने कितना अचीव किया। अगर पोटेंशियल बोलता है कि आप तो यहाँ पर अचीवमेंट आपका होना चाहिए, पर एक्चुअल अचीवमेंट तो यहाँ पे है, तो ये जो गैप है वो गैप किन कारणों से आ रहा है और उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो इस तरीके के हमने 2015 से अपनी संस्थान में करना शुरू किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स, उसके लोगों का फीडबैक और रिजल्ट्स जो जिनको हमने जैसा बताया था और जिन्होंने फॉलो किया तो उनको सफलता भी मिली है। तो आप अपनी जो ये जागरूकता अभियान चला रही हैं, तो इस तरह आपसे बच्चे कैसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई संस्थान ही है तो कैसे संपर्क करें? संस्था में अगर उन्हें ये करियर गाइडेंस का ये वाला टेस्ट करवाना है, वो हमारी वेबसाइट है www.bbrfi.org। उस पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आगे उनको वहाँ पे वो मैसेज डालेंगे, व्हाट्सएप डालेंगे तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप डालेंगे तो उनका ये जो है वो टेस्ट शेड्यूल कर दिया जाएगा। हमारे पास हर तरीके की जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी अवेलेबल हैं। जैसे स्कूलों में बच्चे कुछ नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, टीचर भी समझ रही है कि कमजोर हैं, पर फिर भी मैथ्स और साइंस उनको दिया गया है, उनका एनालिसिस किया जाता है। और ये सरकार की तरफ से भी ये आदेश है कि जो बच्चे पुअर परफॉर्मर्स हैं उनका अगर लग रहा है आपको कि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या IQ लेवल ठीक नहीं है तो उसका टेस्ट करवाना है, वो जरूरी है। और उसका जो सर्टिफिकेट है वो CBSE में सबमिट करना होता है। तो वो जो सारे टेस्ट हैं वो हमारे यहाँ मार्केट से, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, तो इसलिए हम बिल्कुल आधे दाम पे करते हैं। और सरकार की तरफ से अंतिम सवाल यही है कि और क्या देश में मुहिम चलाएं कि मतलब ये समस्याएं खत्म ही हो? देखिए, जैसे नसबंदी के लिए विज्ञापन चलाए गए हैं, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के लिए विज्ञापन चलाए गए हैं, ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए विज्ञापन चलाना बहुत जरूरी है। इसको एक मुहिम के तौर पे जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको लेना चाहिए। नहीं तो हमारा जो यूथ है ना, जो यूथ पॉपुलेशन, जो हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की, 60-70% यूथ पॉपुलेशन है, वो ऐसे ही भटक के और गलत रास्तों में पड़ के हम अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमारी कमजोरी बना देंगे। और उसमें जैसा आपने बोला बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए यूथ को गाइड करना, उसको कोई सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और उसमें हर किसी का सहयोग होता है। एक कहते हैं ना, एक बढ़िया सिटीजन जो होता है वो अकेले नहीं बनता। माँ बाप के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, उसका स्कूल है, जो सरकार है, अगर उतनी सुविधाएं दे रही है, उतनी जागरूकताएं दे रही है, तभी तो एक हेल्दी, पूरी तरीके से स्वास्थ्य, फिजिकल और मेंटली हेल्दी एक इंडिविजुअल बनता है जो देश के काम आ सकता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।